अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र, आवास के लिए पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थ का उत्पादन, घर बनाने का, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। तो पहले बॉक्स को ही पढ़ लेते हैं। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है उसे क्या कहते हैं? बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता और उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। तो कोई अगर आपको पूछ लेगा कि बसाव अवस्था के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आदर्श बसाव स्थान के लिए चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं होती है, मतलब दशाएं जो अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता और उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी। तो बस्तियां के बारे में चलेंगे, डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। बस्तियां है क्या चीज़? वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। अब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उसके लिए एक शहर अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्तियां पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील, हगाउं ही नदियों के बारे में विकसित हुए हैं? सभ्यताओं के नाम याद है। बस्तियां अस्थायी या अस्थायी हो सकती है। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेटक, संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं कृषि प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज अस्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। मेरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मेरी की मां मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद, हाल ही में मैं गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण था, यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बस्ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरी के पिता मी थॉमस ने कहा। मेरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? तो उसकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा की तलाश में आते हैं। मेरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में
अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो यह सारे लोग कहाँ रहेंगे? मी थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती है, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाली स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ा हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर में अस्पताल में लाना पड़ा। तो पहले बॉक्स को यहाँ पर लेते हैं। ऋतु प्रवास क्या होता है? ऋतु प्रवास शब्द के बारे में जानेंगे। तो लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए नए चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आती है, ग्रामीण एवं शहरी। बस्तियां गांव ग्रामीण बस्ती होती है। यहाँ लोग कृषि, यहाँ के लोग क्या करते हैं? जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधित कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्तियां सघन या प्रकर्ण्य हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। समझना क्या बोला? प्रकीर्णीय बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्य पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाले छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय, तो थोड़ा इन चित्रों को भी देख लेते हैं क्या क्या कहना चाहता है। यह है मतलब सघन बस्ती, और ये क्या है? मतलब प्रकर्णीय बस्तियां। जल का जमाव होता है, वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा रिट लठ पर घर बनाए जाते हैं। चित्र संख्या 7.4 में देखें। तो 7.4 यहाँ चित्र संख्या देख लीजिएगा। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की कटौती, क्या बोलता है? गर्म, ये भी लिख लिया जाए, अंडरलाइन कर लिया जाए। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की कटौती, अरे दोस्तों माफ़ करना, मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, क्षमा चाहता हूँ, जिसकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय ग्रामीण जैसे पत्थर, कंकर, चिकनी मिट्टी, चूर्ण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उससे बड़ी बस्तियां होती है। नगर क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों के नाम लिखें। परिवहन क्या है? परिवहन के बारे में पढ़ें। परिवहन लोगों एवं
सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता है। उस समय लोग पैदल चलते थे। एक अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। इस फिगर को देखना। इस फिगर में कहता है कि आप बर्फों से बने आवास कहाँ पाते हैं, उन्हें कौन बनाता है, वे क्या करते हैं। कहते हैं हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत में, दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्रों में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का, यानी कि तिब्बत का पठार में याक का उपयोग किया था। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारी को भारत पहुंचाने में अनेक महीने लग जाते हैं। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते हैं। हवाई जहाज ने परिवहन को दुर्लभ बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 घंटे से 8 घंटे लगते हैं। कितना? 6 घंटे से 8 घंटे का भारत से यूरोप का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। परिवहन के अन्य साधनों की एक सूची बनाएं जिसका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं। अब पूछ लेगा परिवहन के कितने साधन हैं? तो परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। अब हम लोग पढ़ेंगे सड़क मार्ग। थोड़ा सा इस बॉक्स को भी पढ़ लेते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। मतलब स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई का अब यहाँ एक नोट करने वाली बात है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से जुड़ा है। अगर आपको सवाल में पूछ लिया जाए कि तो स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो क्या कहोगे? दिल्ली, मुंबई महाराष्ट्र, वो जो चेन्नई, कोलकाता बंगाल, आप कह सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे सड़क मार्ग के बारे में। सड़क मार्ग है क्या चीज़? कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। अब इसको नोट कर लेना, ठीक है। सड़कें पक्की एवं कच्चे होते हैं, ये भी बात सही है। चित्र संख्या 7.6 एवं 7.7 मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलीय वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। सड़क मार्ग में से एक है। अब समझ लो, मनाली कहाँ? हिमालय पर्वत पर मनाली और लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग है। ये एक प्रश्न है। तो भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सब वे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचना के ऊपर बनाए जाते हैं। रेल मार्ग के द्वारा
तीव्रता से एक कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य करता है। ये बात तो है, ये एक नोट डाउन करने वाली पॉइंट है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपर फास्ट रेलगाड़ियाँ से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेलमार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उतना प्रौद्योगिक कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेलमार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इसकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेलमार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। भारतीय रेलमार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। जाइनिंग से हलासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्री तल में 400 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। ये कहाँ से कहाँ? जाइनिंग से हलास, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। इसको भी पढ़ लेते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व में सबसे लंबा रेलमार्ग है। तो आपको पूछ ले विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग क्या है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, जो कहाँ से कहाँ, जो पश्चिम रूप से सेंट पीटर्सबर्ग में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक है। व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये रूस में है। जो अभी भी रेल मार्गों में बताया, सेंट पीटर्सबर्ग, जो हम अभी पढ़े सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ कुछ कलर को चेंज करते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग, उसके बाद कहाँ से व्लादिवोस्तोक, सबसे विश्व का लंबा रेल मार्ग। अब जल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। जल मार्ग आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्राथमिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी से भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। आप समझ ही गए होंगे कि जलमार्ग कितना हम लोग के लिए उपयोगी है। अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। नावें, नदियां एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। अब समझ गए? बोला नावें, नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, जैसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, पश्चिम उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग
पतनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स दक्षिण अमेरिका के रियो डी जेनेरिक, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप के लिए लंदन। चित्र संख्या 7.11। क्या आप विश्व के कुछ और पतनों के भी नाम बता सकते हैं? वायुमार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। आप समझिएगा कि 20वीं सदी के बारे में बात कर रहे हैं, अभी 21वीं सदी चल रहा है। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खबर मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान में कोहरे तूफान में कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है। जो सार्वजनिक दुर्गम एवं दूर स्थानों पर पहुंचा सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर आगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाई बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। यहाँ एक पॉइंट को नोट कर लेना, विशेषता के रूपों के बारे में बताया है, विशेष रूप से रूपों के बारे में बताया गया। बांटने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन। क्या बोला? कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन दिल्ली में है, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, उसके बाद काहिरा। चित्र संख्या 7.11 में देखते हैं। अब संचार क्या है? संचार के बारे में बातचीत करेंगे। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। अब पूछ लेगा संचार क्या है, तो संचार दूसरे के पास तक सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव के संचार के नए एवं तीव्र संसाधनों को विकसित कर लिया है। चित्र संख्या 7.10 संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। बॉक्स को पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों का एवं टीवी चैनलों को नाम लिख लेना आप लोग। संचार के क्षेत्रों में विकास में विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग करता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इसको जनसंपर्क। अब ये जनसंपर्क माध्यम शब्द आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, और इन बातों को अभी से समझ लो कि जनसंपर्क माध्यम क्या है। संचार माध्यम को ही कहा जाता है। क्या? समाचार पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्र आती है। यह सैटेलाइट जो शब्द है संचार में तीव्र आती है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज, इन सबको हाईलाइट कर लेते हैं। एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि से सैटेलाइट महासहायक होते हैं। अब आप समझ ही गए हैं सैटेलाइट का कितना महत्व है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मेल या ईमेल
भेज सकते हैं। आज सेल्यूलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीविज़न संचार, ये शब्द भी सेल्यूलर फ़ोन के द्वारा बेतार मतलब टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इससे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा का हॉल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो दोस्तों इस मैप को देख लेना, नक्शे को देख लेना। बोलता है विश्व प्रमुख समुद्री एवं हवाई पतनों के बारे में दिया गया है, इसे देख लेना। तो थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक, और अभ्यास प्रश्नों को करने का कोशिश करें ताकि बातें अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मानव पर्यावरण अन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आज यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।